सर पाकिस्तान के लिए आप कौन सा निज़ाम बेहतर समझते हैं? देखिए, एक कहावत है हम्म, कि नथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम, हम्म, इट इज द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। हम्म, तो सिस्टम के अंदर कोई खराबी नहीं है। दुनिया के अंदर ये दोनों सिस्टम ट्राई हो रहे हैं। हम्म, डेमोक्रेटिक, ये जो है डेमोक्रेसी के अंदर दो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हम्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम्म, है। आपके सामने वेस्टर्न यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर जहाँ से स्प्रिंग आउट हुआ, तो ये पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, हम्म, एक्सीलेंट तरीके से चल रहा है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, एक्सीलेंट चल रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर ये दो सिस्टम जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे ठीक चल रहे हैं। इट इज द पर्सन मैटर जो इनको चलाने वाले हैं। लेकिन मैं पर्सनली, वैसे अगर आप कहें तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए। आना चाहिए। तो साहब आप एडवोकेट जनरल हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, आप कह रहे हैं कि ज़ाती तौर पे आप इस हक में हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इस सूरत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे मुमकिन है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको तब्दीली किस तरह से किया जा सकता है, मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये आसान प्रोसेस नहीं है जो सही, अगर हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चलें। आप रेफरेंडम कराएं, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाया जाए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मार्च से वजूद में आएगी, वो आके फिर नया आइन जो है तश्कील देगी बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वो एक बाकायदा उसमें वो रेजोल्यूशन पहले बनेंगे और फिर वो आएगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की कंटिन्यूटी को भी कायम रखा जाए, तो तोड़ा ना जाए। ये बड़ी सटल चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी जो मुख्तलिफ फोर्सेस यहाँ पे हमें पैरा हैं, एक दफ़ा आइन को तोड़ा तो फिर बनेगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए आइन को अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीली जो लाने के लिए आप पहले रेफरेंडम से अप्रूवल लेंगे, फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस काम के लिए लेकर आएंगे, और फिर बैठ के उसके ऊपर ये जो है वो आइन साजी का काम जो है, चेंज ऑफ सिस्टम का, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज होगी ना। ये चेंज जो है ये विद इन द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है। ये तो एक आप ऑल टुगेदर एक नया स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, स्ट्रक्चरल तब्दीली जिसे कहते हैं। जी, ये हमारे निज़ाम में मौजूदा हालात में क्या आपको इम्कान नजर आता है कि पॉलिटिशियन इस पे एग्री हो जाएंगे? मेरा अव्वल तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और ये एक 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 डिबेट की सूरत में तो ठीक है, चल रही है बात, एक अरसे से चल रही है, और अब किस वक्त ज़्यादा तेज चल पड़ती है, कभी आहिस्ता चल पड़ती है। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद ये राउंड की कॉर्नर है, ये भी आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है ऐसे। इसके लिए मैंने आपको पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के गुजरे बगैर पॉसिबल नहीं है। या तो था ना कि ज़माने में जिस तरह वो आ गए थे, ज़ियाउल हक आ गया था, और वो आके वो कहता कि जी जिस तरह सब कुछ कंट्रोल सिलसिले ख़त्म थे, उसके बाद वो पार्लियामेंट को उसने रेफरेंडम नहीं करा दिया था, और रेफरेंडम के बाद उसने वो आप ले आते कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आई, उसमें ये बना दिया, एक तब्दीली करके ले आते, लेकिन दैट वाज नॉट डन। तो ऐसे आसानी से ये सिस्टम तब्दील नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही टीडियस और मुश्किल प्रोसेस है। ये डिज़ायर तो हो सकती है, जैसे मैंने भी अपनी बात की है, मैं एक डिज़ायर की बात तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि ये मेरे सामने है जी, अभी आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। अच्छा, एक तसर वाक़ता ये मौजूद है, मैं मुख्तलिफ डिबेट्स में बैठता हूँ, लोगों के साथ गपशप होती है। एक तासर ये है कि इस वक्त चूँकि एक खासी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो गई है कि यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट का जो तसल्लुत है उसको ख़त्म होना चाहिए, तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको फाइट क्रिएट की गई है, और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, क्या ये सही बात हो सकती है? अगर देखें ना, अगर इसी बात से तवज्जो हट जाए तो ये तो बड़ी फजूल सी बात मुझे इसलिए लगती है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो तो सोशो इकोनॉमिक है। पाकिस्तान की सबसे बड़े आवाम की प्रॉब्लम सोशो इकोनॉमिक है।
कॉमन मैन को क्या लगे कि यहाँ सिस्टम पार्लिमानी आएगा कि यहाँ पे फलां आएगा, उस इंटेलेक्चुअल डिबेट को तो उसके तो सर से गुजर जाएगी, उसको पता भी नहीं कि क्या है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी में जहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनकी तवज्जो हटाने के लिए काम हो रहा है। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ये आइडिया हो जाए कि हमारे जो कौमी वसाइल हैं वो कौन खा रहा है, वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खा रही है, वो हमारी जुडिशरी खा रही है, वो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो खा रहे हैं, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि वो जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे? कहाँ से करेंगे? उसके देखना क्वेश्चन तो ये है कि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उन बेचारों को उनको तो पेट भर के खाने के अलावा कुछ चीज सूझती नहीं है, और उनका वो पैसा भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप देखें ना, तो मैं आप हमारी जो तल्ख हकीकतें हैं जरा उनको भी सामने रख दीजिए, आप बात कर रहे हैं। अब जब मैं कहता हूँ कि हमारी करीबन हाफ, बल्कि जो अभी लेटेस्ट एडिशन में तो ये पता लगा कि मोर देन हाफ हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो चुकी है यहाँ पर। अब बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन होता है कि कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, कोई इतना कपड़ा किसी के पास नहीं है कि अपना पूरा जिस्म ढांक सके, किसी फैमिली ने किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी या किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। जानवर से बदतर ये जिंदगी, ये है बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इस तरह से जिंदगी गुजार रही है, वो इसके बावजूद टैक्स दे रही है, क्योंकि माचिस की डब्बी खरीदती है टैक्स दे रही है। वो टैक्स आपको पैसा जाता है नेशनल एक्सचेकर में, जाता है जी, बेशक। जब नेशनल एक्सचेकर में जाता है तो आप ही का ये डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिशियन बड़ा काम कर रहे हैं, यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया हुआ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उस टैक्स के पैसे से, जिसके अंदर आधा पैसा इन लोगों का शामिल है, उस पैसे से वो यूएनओ का सेशन अटेंड करने जाए और $9,500 पर डॉलर के ऊपर $9,500 पर डे के ऊपर वो कमरा लेके न्यूयॉर्क में रहे और 100 आदमी साथ ले जाए, तो ये इसको आप कौन सी डेमोक्रेसी कहेंगे? और ये कौन से वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ है और कौन से वो उन लोगों का ख्याल है? ये डायकोटमी हमें मार गई है। यकीनन सर, ये डायकोटमी जो है, ये जब तक ये लूट खसूट, जब तक हमारे ज़हन के अंदर ये एहसास नहीं बढ़ेगा कि पब्लिक मनी का एक ढिला खर्च करते करते मेरे हाथ कांपने चाहिए। अच्छा अहमद अवैस साहब, जो हालात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस सही तौर से अमल में ना आने का नतीजा है? बिल्कुल है, ऐसा ही नतीजा है। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ी सी आपको नजर दें जी। देखें, हमारे यहाँ पे बड़ी, ये सवाल आपको बड़ा अच्छा है इसलिए मैं थोड़ा सा जरूर सर। देखें, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे पीरियोडिकली 5 साल गुजरे, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई, उसने फिर अपना टाइम गुजारा, फिर अगला सिलसिला शुरू हुआ। जब इलेक्शन के बाद एक मेजॉरिटी पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली या कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाती है, तो वो एक, उसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। जी, बिल्कुल। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहेंगे उसको, अगर वो इंतखाबात फेयर एंड फ्री हुए, मैं कह रहा हूँ कि अब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में आ गई इलेक्टेड। देखिए, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहिए क्या कि एस्पिरेशन ऑफ पीपल का ख्याल रखें, तभी कहेंगे ना। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों के जज्बात का ख्याल केयर नहीं करती, तो फिर मैं उसको ये तो कह दूंगा कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि इलेक्ट हो गया। लेकिन मैं उसको अवामी हुकूमत जो है
कहने को तैयार नहीं होगा उसको, क्योंकि वो लोगों के जज्बात की तर्जमानी, उसको मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं कहूँगा।